आदित्य क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मेरी तीसरी क्लास आप लोग देख पा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे ज्योमेट्री का, 2 वीडियो देख चुके हैं आप लोग। और ज्योमेट्री में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे रेखा, कोण और रेखा के बारे में भी चर्चा किया गया था। देखा जाए कि कौन कौन सी बातें आप लोगों को बता दिया गया है और समझा दिया गया है। तो देखें, यानी सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था ज्योमेट्री में, तो सबसे पहले आप लोग को बताया कि बिंदु किसे कहते हैं, फिर रेखा किसे कहते हैं, फिर कोण किसे कहते हैं। ये टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ लाइन देखा गया। वैसे पिछला मैंने जो वीडियो था लास्ट में मैंने छोड़ा था बहुभुज यानी पॉलीगन पर लाकर छोड़ा था। तो वहां से हम लोग को स्टार्ट करना है, यानी बहुभुज से मुझे स्टार्ट करना है। तो आज का टॉपिक होगा बहुभुज। उसको देखते हैं कि कैसे इस वाले से क्वेश्चन आपके बनेंगे। बहुभुज, इसको इंग्लिश में पॉलीगन बोला जाता है और इसका डिफिनीशन होता है कि 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग ला सकते हैं त्रिभुज को, चतुर्भुज को। त्रिभुज होगा तो वह क्लोज फिगर होना चाहिए, चतुर्भुज भी होगा तो क्लोज फिगर होना चाहिए। इसके बाद पंचभुज, फिर खष्टभुज, ये सब के सब बहुभुज के अंतर्गत आएंगे। अष्टभुज भी हो सकता है, ये सब के सब इसी के अंतर्गत आएंगे। तो इन सारे फिगर को हम कह सकते हैं कि आपके सामने बहुभुज का फिगर बना हुआ है। तो इसका डिफिनीशन होता है कि 3 या 3 से अधिक सरल रेखा से घिरी आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। हमेशा एक क्लोज फिगर होता है, कहीं से ओपन नहीं होगा। तो इस तरह की आकृति को बहुभुज कहा जाता है। जब इसके अंदर हम लोग एंट्री करेंगे तो मैंने ये भी पिछले वीडियो में बता रखा है कि इसमें 2 कोण पाए जाते हैं, क्योंकि 2 कोण के बारे में ही चर्चाएं चलेंगी। एक कोण होगा अंतःकोण, दूसरा होगा बहिष्कोण। अंतःकोण कहते हैं जब कोई भी फिगर हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने इस फिगर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जिस देखने में आयत लग रहा है। तो आयत में आप देखेंगे कि इस अंदर वाले कोणों को हम कहते हैं अंतःकोण। तो कहा जाता है कि प्रत्येक कोणों के लिए 2 कोण होता है, अंदर वाले कोण सभी अंतःकोण है। तो अगर ये अंतःकोण है तो इसका एक बहिष्कोण भी होगा। इसको किनारे से देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके सामने आयत है, तो इसका अगर अंतःकोण होगा तो इसका एक बहिष्कोण भी होगा। तो अंतःकोण मतलब अंदर वाला कोण, और बहिष्कोण मतलब बाहर वाला कोण। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे आपका बनता है। तो पहले कुछ फार्मूले उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुभुज के लिए पहला फार्मूला आपके सामने आएगा, देखें। फर्स्ट फार्मूला आपके सामने होगा बहुभुज के लिए कि जैसे पूछ ले कि सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है। सभी अंतःकोण, सभी अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होगा आपके पास। उस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे, यानी कि इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ये होगा n-2 इंटू 180, और यहां पर n जो होगा नंबर ऑफ साइड होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछ ले त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, तो आप त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, तो आप n की जगह पे 3 रख लीजिए। तो 3 में से 2 जाए 1 आया, 180 में 1 से मल्टीप्लाई, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो यहां से देख रहे हैं कि बहुभुज के लिए सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, तो ये आपके सामने फार्मूला है। इसके बाद हमारा अगला जो फार्मूला होगा उसको देखा जाए। इसके बाद हमारा दूसरा फार्मूला आ जाएगा कि प्रत्येक अब यहां पे देखिए, अगर प्रत्येक अंतःकोण आपसे पूछेगा तो बहुभुज के सामने सम शब्द लगेगा। जैसे सम बहुभुज, क्योंकि कहा जाता है कि सम बहुभुज अगर लगा है तो सम का मतलब हो गया कि बहुभुज में जितनी भी साइड होंगे सब के सब आपस में इक्वल होंगे। और जब साइड इक्वल होंगे तो हम कह लेंगे कि उनकी सभी कोण भी आपस में इक्वल हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक सम बहुभुज का, प्रत्येक, या इस प्रत्येक को पहले बाद में ले लेंगे, इसको हटा देते हैं यहां से, इसको भी हटा देते हैं। हाँ, यहां पर ले लीजिए आप समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण
प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला क्या होगा? तो इसके लिए फार्मूला देखिए क्या निकल कर आएगा, यहां से देखें। अगर प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो सभी का योगफल का फार्मूला n माइनस टू इंटू 180। तो जितने आपके पास साइड होंगे उससे डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं n माइनस टू इंटू 180, ये टोटल आप यहां से निकाल लेंगे कुल कोणों का मान, यानी टोटल आपका एंगल आ जाएगा। और यहां से बोला है कि प्रत्येक एक एक कोण की वैल्यू निकालना है, तो आप n से डिवाइड कर लीजिए। जैसे ही n से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आएगा प्रत्येक अंतः कोणों का मान क्या निकल कर आएगा। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का मान मान लेते 180 है, वहां पे एक एक कोण का मान अगर पूछता है तो आप 180 में 3 से डिवाइड कर लेंगे और प्रत्येक कोण का मान 60 निकल कर आएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या चीजें और भी हो सकती हैं। अब देखें, इसके बाद तीसरा फार्मूला यहां पर बनता है कि समबाहुभुज के लिए कि सभी बहिष्कोणों का योगफल क्या होगा। सभी बहिष्कोण का योगफल क्या होगा। सभी बहिष्कोण का योगफल क्या होगा। तो यह फिक्स होता है जिसको हम 360 से डिनोट करते हैं। चाहे कितना भी साइड हो हमेशा इसके लिए 360 आपको यूज करना है। सभी बहिष्कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे चौथे टॉपिक पर। चौथा फार्मूला आपके सामने होगा। अगर आपसे यहां पर पूछ ले कि अगर कोई समबाहुभुज है, अगर मान लेते हैं समबाहुभुज है तो समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अगर पूछे तो क्या करेंगे। समबाहुभुज का अगर प्रत्येक बहिष्कोण का मान पूछे तो क्या किया जाएगा। तो यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछे कि समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए फार्मूला आपका क्या बनेगा। इसके लिए फार्मूला आपका बन जाएगा, जैसे मान लेते हैं सभी बहिष्कोणों का योगफल है 360, तो हमें भी क्या करना होगा कि 360 लेकर उसमें आपको n से डिवाइड कर लेना होगा। इसलिए सभी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण भी निकलकर आपके सामने हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा फार्मूला, पांचवा फार्मूला। तो पांचवा आपका है कि अगर मान लेते हैं कोई बहुभुज है, कोई आपके सामने बहुभुज है, तो यहां से पूछ लेगा कि बताइए बहुभुज के लिए कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी। बहुभुज के लिए कुल विकर्ण बताएं कितने होंगे, यानी कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी, कुल विकर्ण बराबर कितना होगा। तो इसके लिए n माइनस 3 और पूरे का डिवाइड कर लेना है 2 से। और यहां से हम जानते हैं कि n जो होगा ये कुल भुजाओं की संख्या होगी। जितने साइड होंगे उनको आप रख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ साइड, कुल भुजाओं की संख्या। तो n हमेशा कुल भुजाओं की संख्या को दर्शाता है, इस बात को ध्यान देंगे। तो जहां पर आपके सामने n दिख रहा है वहां पे आप कुल साइडों की संख्या रख सकते हैं। तो हमने 5 फार्मूला देखा, पांचों फार्मूलों को एक बार मैं साइड में लिख देता हूं। पांचों फार्मूला देख ले क्या होगा। पहला मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने बताया कि बहुभुज, पहला मैंने बताया कि बहुभुज है, तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। अंतःकोण का योगफल, अंतःकोण का योगफल अगर निकालना है तो यहां से आएगा निकलकर n माइनस 2 इंटू 180। उसके बाद दूसरा फार्मूला आपके सामने था कि समबाहुभुज, मान लेते कोई समबाहुभुज है, समबाहुभुज का प्रत्येक अगर अंतःकोण आपके सामने आ जाए, प्रत्येक अंतःकोण आपसे पूछ ले, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि टोटल जो हमारा अंतःकोणों का योगफल आएगा उसमें आपको n से डिवाइड कर लेना होगा। तीसरा फार्मूला आपका था कि अगर बहुभुज का पूछ ले कि सभी बहिष्कोणों का योगफल क्या होगा, तो बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल क्या होगा, सभी बहिष्कोण का योगफल क्या होगा, बहिष्कोण का योगफल क्या होगा। तो ये तो फिक्स होता है, चाहे कितना भी आप साइड ले लें इनका हमेशा 360 डिग्री होता है। यहाँ पे डिग्री शब्द लगा सकते हैं। इसके बाद चौथा आपका पूछ लेगा कि समबाहुभुज कोई है, समबाहुभुज है,
समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज का अगर मान लेते पूछ ले कि प्रत्येक बहिष्कोण क्या होगा, तो अगर प्रत्येक बहिष्कोण का मान अगर आपसे पूछना चाहता है तो इसको हम निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो 360 दिख रहा है उसमें आपको n से डिवाइड कर लेना होगा, उसको n से डिवाइड कर लेना होगा, ठीक है ना, उसको हमें n से डिवाइड कर लेना होगा, तो 360/n यहाँ से निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हमारा पांचवा जो फार्मूला था वह था कुल विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो अगर आपके सामने कुल विकर्णों की संख्या पूछ लेता है कि बताओ कुल विकर्ण कितने होंगे, तो इसके लिए होगा n(n-3) × 2। ये आपके सामने 5 फार्मूले हैं, पांचों को आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आप सब लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर दोनों करना ना भूलें। आप सब लोग इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, तो फिर और मज़ा आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप लोग के पहुँचेगा और देखेंगे कि ज्योमेट्री को किस तरीके से पढ़ा जाता है और भी मज़ा आएगा पढ़कर। तो आप सब लोग से यही मैं कहूँगा कि आप सब लोग अपने दोस्तों में शेयर करके और भी दोस्तों को बताएं कि किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं। तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब तीनों करना ना भूलें, जरूर इन तीनों को करें आप लोग। तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए, अभी मैंने बहुभुज के लिए 5 फार्मूले दिए हैं। अब यहाँ से बात आती है कि वास्तव में पॉलीगन से या बहुभुज से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये बात आकर फंसती है। तो मान लेते हैं आपके सामने मैंने क्वेश्चन पहला रखा, पहला क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मान लेते हैं आ जाए कि पूछ दे कि किसी बहुभुज में 12 भुजाएं हैं, 12 भुजाएं हैं, तो कुल विकर्णों की संख्या बताइए क्या होगा। अब आपके सामने पूछ लिया कुल विकर्णों की संख्या बताइए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे यूपी टेट में पूछा जा चुका है, तो बोला है कि कुल विकर्णों की संख्या बताइए क्या होगा। और हमें लगता है कि कुल विकर्णों की संख्या अगर आपसे पूछा है तो फार्मूले अगर याद होंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे क्या होगा। तो यहां सभी मैंने बताया कि विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है n-3 और /2। इसके लिए यह वाला आपको यूज करना है। जहां पर n = 12 भुजाएं दी गई हैं, तो हमें भी n के जगह पर 12 रख लेना है। तो जैसे रखेंगे तो 12 गुणे और 12 में से आपको 3 माइनस कर लेना है और बट्टा 2 कर लेना है। तो लिखेंगे 12 गुणे 9 और बट्टा 2, 2 से 12 कट जाएगा तो 9 × सिर्फ 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए क्वेश्चन में कुल विकर्णों की संख्या कितनी आएगी, 54 आएगी, 94 आएगा। आप देख पा रहे इस क्वेश्चन को समझ भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर बोला गया था कि किसी बहुभुज में कुल 12 भुजाएं हैं, तो बताइए कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो मैंने इसमें फार्मूला लगाया n-3/2 और n की जगह पे आप 12 रख लेंगे। और जैसे आप 12 रखेंगे तो क्या होगा कि 12 गुणे 9/2, तो 2 से आप 12 को काटेंगे 6 बार में कट जाएगा और 9 × 6 यानी कि 54 यहाँ से विकर्णों की संख्या आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए कि कैसे आ सकता है इस पर। अब यहां पर कह सकता है कि किसी समबाहुभुज में या किसी समबाहुभुज के लिए या किसी समबाहुभुज ही लिख लेते हैं, किसी समबाहुभुज में 8 साइड है यानी कि 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं, तो बताइए प्रत्येक अंतःकोण तथा बहिष्कोणों का मान अलग अलग क्या होगा। प्रत्येक अंतःकोण तथा बहिष्कोण का मान अलग अलग क्या होगा, का मान बताएं, का मान बताइए। अब यहां पर पूछा गया कि प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण बताएं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालेंगे। तो देखिए, प्रत्येक अगर अंतःकोण आपको निकालना है तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, n-2 × 180। अब पूरे का बट्टा आपको 2 कर लेना है, 2 नहीं करना है, यानी पूरे का बट्टा आपको n कर लेना है।
पूरे का बट्टा n कर लेना है। और यहाँ से n इक्वल टू साइडों की संख्या 8 दी गई है, इसलिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर n की जगह पर 8 रख लेना है। जैसे n की जगह पर 8 रखेंगे प्रत्येक अंतःकोण निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 8 यहाँ से साइड दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 8 भुजाएं दी गई हैं तो हमें भी इस n की जगह पर 8 रखना है। जैसे 8 रखेंगे तो फिर हमारा आंसर होगा, तो चलिए देखते हैं। इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे 8 - 2 इंटू 180 और पूरे का बट्टा 8 हो जाएगा। फिर इक्वल टू होगा 6 इंटू 180 और पूरे का बट्टा हमारा 8 आएगा। 2 से कट कर ले, 2 3 6, 2 चौका 8। आगे बढ़ेंगे तो होगा 3 गुणे 180 अब पूरे का बट्टा हमारा आएगा 4। जैसे 4 से इसको कट करेंगे 45 बार में कट जाएगा। 4 चौका 16, 4 5 20। और लीजिए आपके सामने आंसर आ चुका है 3 इंटू 45, यानी प्रत्येक अंतःकोण जो होगा वह 135 के इक्वल आ जाएगा, वह 135 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से देखें, जैसे हम यहाँ पर 3/4, यहाँ पे 4 था शायद, 4 से मैंने इसको कट कर लिया, तो यहाँ से निकल कर आएगा 135 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 डिग्री होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था कि बताइए प्रत्येक बहिष्कोण क्या होगा, प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताएं। तो देखिए प्रत्येक अगर आपसे पूछा है बहिष्कोण का मान बताएं, बहिष्कोण को इंग्लिश में एक्सटर्नल एंगल बोला जाता है। तो प्रत्येक बहिष्कोण निकालने के लिए 360 में आपको n से डिवाइड करना होगा। तो बस मुझे क्या करना है कि 360 में आपको 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि भुजाओं की संख्या तो 8 थी। तो जैसे इनको हम कट करेंगे तो आएगा 8 चौका 32, 8 पचे 40। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री होगा। एक बात और भी समझ लें, अलग से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अभी मैंने बस जैसे चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, पिछले आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने एक तरीका और भी आपको बताया था कि किसी भी बहुभुज के लिए अगर प्रत्येक अंतःकोण निकाला गया है तो प्रत्येक बहिष्कोण यानी उसी के बहिष्कोण को जोड़ा जाएगा तो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक बहिष्कोणों के लिए एक कंडीशन हमेशा फॉलो करेगा, यानी प्रत्येक कोण के लिए या प्रत्येक कोण के लिए एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा भाई? तो यहाँ पर हमेशा जो होगा बहिष्कोण, बहिष्कोण ना लिखे पहले, यहाँ पर प्रत्येक जो होगा यहाँ पर अंतःकोण, प्रत्येक कोणों के लिए अंतःकोण और प्लस बहिष्कोण अगर एक साथ रखे गए हैं तो उनका हमेशा योगफल जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कई लोग इससे भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाला जो हमने सॉल्व किया, ये वाला सॉल्व किया है, ये वाला आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक अंतःकोण मैंने 135 डिग्री निकाला था। आप चाहते तो यहीं से बहिष्कोण निकाल सकते थे। देखिए कैसे निकाल सकते थे। और हम जानते हैं कि यहाँ पर अंतःकोण को जब हम बहिष्कोण में जोड़ देंगे तो 180 अंश हो जाएगा। अंतःकोण को जब बहिष्कोण में हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180, यह हो जाएगा 180। तो आपको बहिष्कोण अगर निकालना है और अंतःकोण की वैल्यू 135 निकाली जा चुकी है, तो यहाँ से बहिष्कोण निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना था, फार्मूले बिल्कुल नहीं लगाने थे। 180 में से बस 135 को माइनस भी कर लिए रहते तो आंसर हमारा 45 आ गया रहता। वैसे फार्मूले से मैंने बता दिया, लेकिन ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे आप लोग कर सकते हैं फार्मूले से भी। लेकिन एक चीज समझ जाए, बहिष्कोण निकल गया तो अंतःकोण भी निकल सकता है, अंतःकोण निकल गया तो बहिष्कोण भी निकल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ये बातें जाननी पड़ेगी कि अंतःकोण और बहिष्कोण को जोड़ देंगे तो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके सामने एक और क्वेश्चन है अगला, ये बताएं। देखिए अगर आपके सामने मान लेते क्वेश्चन ऐसे आ जाए, यदि किसी बहुभुज के लिए या किसी बहुभुज की सभी अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोण का योगफल 1440 है, 1440 डिग्री है। तो बताइए
भुजाओं की संख्या कितनी होगी? भुजाओं की संख्या कितनी होगी? भुजाओं की संख्या बताइए, भुजाओं की संख्या बताइए। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक इसमें वर्ड दिया हुआ है, कह रहा है किसी बहुभुज की सभी अंतःकोण, यानी यहाँ पर जो योगफल दिया है वह दिया है सभी अंतःकोणों का। तो इसमें आपको ये जानना होगा कि सभी अंतःकोणों के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी अंतःकोणों के लिए जो फार्मूला यूज होता है, सभी अंतःकोणों का योगफल के लिए जो फार्मूला यूज होता है वह फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो लीजिए ना, इसी की वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपके सामने दे रखा हुआ है। देखिए कितना दिया हुआ है, इसके सामने आपके दिया हुआ है 1440 डिग्री दिया हुआ है। तो 1440 डिग्री दिया हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, ये फार्मूले को लगा के सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर रखेंगे n-2 इंटू 180 और सीधे इक्वल हो जाएगा 1440। तो अब यहाँ से लगा सकते हैं n-2 इक्वल टू 1440 में मुझे 1080 से डिवाइड कर लेना है। काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा और n की वैल्यू आ गया 8 + 2, और ये +2 कहाँ से आया, -2 की वजह से। तो यहाँ से लिख सकते हैं n इक्वल टू यहाँ पे 10 आया। तो इस क्वेश्चन के लिए हम बोल सकते हैं कि n की जितने भी साइड होंगे वहां पे हमारी कुल कितनी भुजाएं होंगी, तो 10 भुजाएं होंगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 10 भुजा निकल कर आएगा। लीजिए, भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल सकता है, इस पर दे सकता है, अगला क्वेश्चन दे सकता है यदि, दे सकता है यदि किसी समबाहुभुज, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का मान 30 डिग्री हो, 30 डिग्री हो तो बताइए इस बहुभुज के लिए, इस बहुभुज के लिए कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी? इस बहुभुज के लिए कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी? कुल विकर्ण की संख्या कितनी होगी? कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो यहां से देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसको देखा जाए। तो यहां से बोला है कि यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का मान 30 डिग्री हो तो बताइए इस बहुभुज के लिए, ये बहुभुज लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहां से गड़बड़ हो गया। तो यहां से बोला है कि इस बहुभुज, यहां से बोला गया है कि इस बहुभुज के लिए, यहाँ पे क्या है, के लिए कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी? कुल विकर्णों की संख्या बताइए, विकर्णों की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे दो फार्मूले आपको लगाने पड़ेंगे। यहाँ से बोला है कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी। अगर यहाँ से मान लेते कुल विकर्णों की संख्या आपके सामने दिया, तो इसके लिए लगा लेंगे n-3/2, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला लगाने से पहले आपके सामने एक चीज समझ जाए कि एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वह है विकर्णों के लिए फार्मूला। अब विकर्णों के लिए फार्मूला के साथ साथ n का मान होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ से विकर्णों की संख्या अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको निकालना होगा n, क्योंकि इसका फार्मूला लगने वाला है n-3 और /2 हमें लगाना है। तो n-3 इंटू
यन यन माइनस 3 आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है, लेकिन यन पता रहेगा तभी तो हो पाएगा। तो यन को पता कर लेते हैं। तो यन को पता करने के लिए कुछ बातें आगे दी गई हैं, उसमें आपका दिया है प्रत्येक बहिष्कोण का मान दिया हुआ है, प्रत्येक बहिष्कोण का मान दिया हुआ है। अब देखिए प्रत्येक बहिष्कोण का मान जो दिया है वह क्या दिया है, प्रत्येक बहिष्कोण दिया है। यहां से देखिए प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। और हमें पता है कि प्रत्येक बहिष्कोण निकालने का फार्मूला होता है, प्रत्येक बहिष्कोण निकालने का फार्मूला आपका होता है, प्रत्येक बहिष्कोण निकालने का फार्मूला आपका होता है, इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज करते 360/n, और इसकी वैल्यू दिया है 30 डिग्री। तो n की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि 360 में 30 से डिवाइड कर लेना होगा। जैसे 3 से कट करेंगे तो n इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12। अब यहाँ से n इक्वल टू जब 12 आ गया तो इसमें उठा के रख लीजिए। आज जैसे इसमें हम n के जगह पे 12 रख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो n बराबर 12 रख लें तो 12 गुणे, अब 12 में से 3 जा 9 और बट्टा 2, 2 से 12 कट गया 6 बार में, और 6 गुणे 9, तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए विकर्णों की संख्या 54 आएगी। तो लीजिए आपके सामने ये भी क्वेश्चन का आंसर आपका 54 आया। पहला क्वेश्चन मैंने लिया था उसमें मैंने डायरेक्ट भुजाओं की संख्या मैंने दे दिया था 12, लेकिन इस क्वेश्चन में वो 12 छिपा हुआ था, और छिपा हुआ था किसमें, तो ये भी समझ जाए कि ये जो 12 था इसमें छिपा हुआ था। बोला गया प्रत्येक बहिष्कोण का मान आपका कितना हो, 30 डिग्री हो। तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान जब 30 डिग्री दिया है तो प्रत्येक बहिष्कोण निकालने का ये वाला फार्मूला होता है। आज जैसे ये फार्मूला होता है तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान 30 दिया है, अब प्रत्येक बहिष्कोण का फार्मूला होता है तो दोनों को आपस में इक्वल कर लीजिए, n का मान निकाल लीजिए। n का मान निकालेंगे 30 आएगा, और 30 को आराम से रख के जब सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 को रख देंगे, आपका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा इसी के अंतर्गत, अब देखिए यहां पर आपका हो सकता है कि यदि किसी समबहुभुज, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान, और मान लेते हैं यहां से प्रत्येक अंतःकोण का मान आपके सामने दे दे, कुछ भी दे दे। जैसे यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण का मान मैं दे देता हूं, यहाँ पे यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री, इस बार दे देते हैं 60 डिग्री हो तो बताइए, 60 डिग्री हो तो बताइए भुजाओं की संख्या कितनी होगी, यानी कुल भुजाओं की संख्या कितनी होगी। आपके सामने पूछ लिया कुल भुजाओं की संख्या बताइए, कुल भुजाओं की संख्या बताएं, संख्या बताइए। अब यहां पर देखिए आपके सामने जो दिया है, बोला है कि यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री हो तो बताइए प्रत्येक, यहां से बोला है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 हो तो बताइए कुल भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब यहां पर एक चीज समझ जाएं कि यहां पर दिया है किसी समबहुभुज के लिए प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया है। आज जैसे प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया है तो हमें भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालते कैसे हैं। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालते हैं, देखिए कैसे प्रत्येक अंतःकोण का मान हम निकालते हैं। अंतःकोण का मान प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है फार्मूला n-2 इंटू 180, अब पूरे का बटा हो जाएगा n, ये फार्मूला आपका होता है, पूरे का बटा हो जाएगा n। आज जैसे यहाँ से दिया है आपका 60 डिग्री तो इसके जगह पे 60 रख लेंगे। आज जैसे यहाँ पे 60 रखेंगे तो रख लीजिए 60 बराबर
और यहाँ पर होगा n माइनस टू इंटू यहाँ पर हो जाएगा 180। अब पूरे का बटा होगा n। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 60 n इक्वल टू, और एक साइड में आपका बचेगा n माइनस टू इंटू 180, n माइनस टू इंटू 180। आप यहाँ से देखेंगे 60 बराबर आपका होगा, प्रत्येक अंतः कोण का मान 60 हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार। तो यहाँ से देखिए प्रत्येक अंतः कोण का मान 60 है, तो प्रत्येक अंतः कोण का मान 60 हो जाएगा। और ये फार्मूला आपका होगा n माइनस टू इंटू 180 या पूरे का बट्टा n होगा। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60 n बराबर n माइनस टू इंटू 180। सही है, बिल्कुल। यहाँ से n को फिर से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है, उसको हम लोग सही कर लेते हैं। वाली जो बातें हैं, यहाँ से इसके नीचे n से डिवाइड लगेगा। याद रखिए फार्मूले में n से डिवाइड लगा हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रत्येक अंतः कोण के लिए फार्मूला होता है n माइनस टू इंटू 180 बट्टा n। अब यहाँ पर प्रत्येक अंतः कोण का मान दिया हुआ है 60, तो आप 60 रख लीजिए। और जैसे n का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60 n। आप चाहे तो 180 और 60 को काट सकते हैं, अगर कट रहा हो तो बिल्कुल कट रहा है। 0 से 0 कट कर लीजिए, और 6 कम 6 और 6 3 का 18। और यहाँ पर देख लेते हैं, अगले पेज पर देख लेते हैं हमारा जो आएगा, तो आएगा 1 n इक्वल टू, इसके बाद आएगा हमारा 1 n इक्वल टू n माइनस टू इंटू 3, n माइनस टू इंटू 3 को अंदर लेके चले तो हो जाएगा आपका 1 n इक्वल टू 3n माइनस 6। अब इसको इधर लाएं, फिर इसको इधर लाएं, तो हो जाएगा 3n माइनस 1n इक्वल टू 6 होगा। और उसके बाद जब घटाएंगे तो आ जाएगा 2n इक्वल टू 6, और n इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 बट्टा 2। और जैसे इसको कट करेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा n इक्वल टू 3, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी वैल्यू आएगी, n का मान 3 निकल कर आएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो भी चीजें यहाँ से निकल कर आएगी आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1n इक्वल टू n माइनस टू इंटू 3। अब यहाँ से 1n इक्वल टू 3 को अंदर डाल दिया मैंने, 3 का n में गुणा, 3 का 2 में गुणा, तो 3n माइनस 6। अब 3n में से 1n को घटाएंगे 2n आएगा, 6 ऐसे ही पड़ा हुआ है। जैसे आप डिवाइड करेंगे आ जाएगा n इक्वल टू 3, यानी यहाँ पर कुल भुजाओं की संख्या आपकी 3 आएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसी क्वेश्चन को चाहे तो आप लोग अलग तरीके से भी कर सकते थे। देखिए कैसे, आपके सामने ये वाला क्वेश्चन था, शायद ये ना क्वेश्चन था। जैसे बोला था आप लोग इतने में इस सॉल्यूशन को देख लें, यहीं पर हो जाएगा आपका ये वाला। देखें इतने में चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, इतने में ही। यहां से आपके सामने जो दिया था, देखें क्या दिया था, कि दिया था आपका किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का मान 60 है। मैंने बहुत पहले इसको बता रखा है कि अगर मान लेते कि प्रत्येक अंतः कोण का मान अगर दे दे, तो आप चाहें तो जैसे मान लेते कि यहाँ पर प्रत्येक अंतः कोण का मान दिया है, प्रत्येक अंतः कोण दिया हुआ है, तो मान लेते प्रत्येक अंतः कोण की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, तो चाहे तो आप प्रत्येक बहिष्कोण भी निकाल सकते हैं। और याद रखिए प्रत्येक बहिष्कोण अगर आपको निकालना हो तो बस आपको करना क्या होगा कि 180 में से 60 को बस घटा लीजिएगा। जैसे 60 को घटाएंगे तो प्रत्येक बहिष्कोण आ जाएगा 120 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुभुज के लिए जो मैंने क्वेश्चन जिस पर बनाया था उसका प्रत्येक अंतः कोण 60 है, तो प्रत्येक बहिष्कोण हो जाएगा 120। अब प्रत्येक बहिष्कोण का फार्मूला होता है 360 बट्टा n। तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 360 बट्टे n की वैल्यू तो ही 120 है, और यहां से 120 को उधर ट्रांसफर करके आराम से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से देखें 360 बाई n इक्वल टू 120 है, तो यहां से n निकाला जा सकता है। 360 में आप 120 से डिवाइड कर लीजिए, आज जैसे कट होगा तो n इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऐसे भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो आपने देखा कि छोटे में भी इस क्वेश्चन को मैंने करके दिखा दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इस पर, उसके बाद अगले टॉपिक पर हम लोग आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पे आया जाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, देखें। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं आपके सामने दे दे, यदि किसी
यदि किसी समबहुभुज में 30 भुजाएं हैं, 30 भुजाएं हैं, 30 भुजाएं हैं, तो बताइए। इस पर कई क्वेश्चन मैं लगा देता हूं। जैसे इसमें मान लेते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ ले, सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? सभी अंतःकोणों का कोण का योगफल क्या होगा? तो देखिए, सभी अंतःकोण का योगफल अगर आपको निकालना है तो इसके लिए फार्मूला आपको लगाना होगा n-2 इंटू 180। और यहां से देखें n इक्वल टू आपके सामने दे रखा है, इसको साइड में लिख देता हूं। आप प्रश्न को जब अच्छे से देखेंगे तो यहां से एक चीज तो अच्छे से पता चल जाएगा कि n इक्वल टू 30 भुजा आपके सामने दिया हुआ है, यानी जहां जहां n है वहां पे आपको 30 रखना है। अच्छा, अब यहां से जब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने चलेंगे तो सभी अंतःकोणों के योगफल निकालना है। n बराबर 30 रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे रखेंगे 30 माइनस 2 इंटू 180, और यहाँ से हमारा आएगा 28, सॉरी, इसके बाद हमारा आ जाएगा इक्वल टू 28 गुणे 180, और इसका गुणा करेंगे आंसर आएगा तो 0। 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 का 4 हो गया, हासिल आया 14। 18 दूनी 36, और 36 में जैसे ही 14 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5, यानी कि 5040 डिग्री निकल कर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी अंतःकोणों का योगफल अगर निकाला जाए, अगर 30 भुजाएं हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं कि 5040 डिग्री सभी कोणों का योगफल निकल कर आएगा। इसके बाद ध्यान देंगे कि अगर मान लेते हैं कि 30 भुजा है और वहां से आपसे पूछा गया कि प्रत्येक तो नहीं पूछा है, पूछा जाएगा कि सभी अंतःकोणों का योगफल क्या निकल कर आएगा, तो आपके सामने है वो आएगा 5040 डिग्री सेल्सियस। एक बार देख लेंगे इसको कि गलत तो नहीं है। n-2 इंटू 180, n की जगह पे 30 रखेंगे, 30 में से 2 जा 28 गुणे 180, 0 लगा लीजिए। 18 अट्ठे 144 का 4 हासिल 14, 18 दूनी 36, और 36 में जैसे 14 जोड़ेंगे 50 हो गया, एकदम सही है। इस पर मान लेते हैं, अब अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन इस पर मान लेते लगा दे। सेकेंड क्वेश्चन अगर लगा दे, पूछ दे कि बताइए प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। अगर आपसे पूछ दे प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तो ध्यान दें कि प्रत्येक अगर अंतःकोण आपसे पूछा जाएगा तो इसके लिए फार्मूला हमने बता रखा आपको, n-2 इंटू 180, अब पूरे का बट्टा हमें n कर लेना है। तो इस पर भी हम लोग लगा लेंगे इसको। तो जैसे हम इसको लगाने चलेंगे तो n इक्वल टू 30 रख लीजिए, तो 30 में से 2 जा 28 गुणे 180, और बट्टा नीचे रख लेंगे 30, इसको कट करेंगे 6 बार में कट जाएगा, तो बस 28 गुणे आप 6 कर लें, और जैसे गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 6 अट्ठे 48 का 8, 6 अट्ठे 48 का 8, 6 अट्ठे 48 का 8, हासिल है 4, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 12 4 16 होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि हर एक अंतःकोण निकल कर आएगा 168 डिग्री। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। तो यहां से आप देखेंगे कि प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा 168 डिग्री, और सभी अंतःकोण का मान होगा 5040। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस पर अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है साइड के लिए। अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सभी बहिष्कोण का योगफल क्या होगा। अगर आपसे पूछ ले सभी बहिष्कोणों का योगफल क्या होगा, सभी बहिष्कोणों का योगफल क्या होगा, सभी बहिष्कोणों का योगफल। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि सभी बहिष्कोणों का अगर आपसे योगफल पूछता है तो फिक्स है 360 होगा। ये हमेशा याद रखेंगे कि ये फिक्स होता है। अगर आपसे पूछ दे सभी बहिष्कोणों का योगफल क्या होगा तो ये आपका फिक्स है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए सभी बहिष्कोण, आपसे पूछ ले सभी बहिष्कोणों का योगफल क्या होगा, तो सभी बहिष्कोणों का योगफल अगर आपसे पूछता है तो ये तो फिक्स है 360 डिग्री निकल कर आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि एक एक बहिष्कोण बताओ क्या होगा, यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा, अगर आपसे पूछ ले प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा,
तो इसके लिए 360 में मुझे 30 से डिवाइड करना होगा, 0 0 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 12 डिग्री। तो 12 डिग्री यहाँ से निकल कर आएगा प्रत्येक बहिष्कोण का मान। लेकिन अगर आपसे पांचवा क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कुल विकर्ण कितने होंगे, अगर आपसे पूछ ले कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए कुल विकर्णों की संख्या मैं बता देता हूं कितना होगा। अब यहां से देखिए कुल विकर्णों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो इसके लिए लगाना है आपको n-3 इंटू और पूरे का बट्टा 2 हो जाएगा। तो n बराबर 30 रख लीजिए, तो 30 गुणे यहां से देखें आपको लगाना कैसे है, यहाँ पे आपको रख लेना है n की जगह पर 30 गुणे 30 में से 3 घटाएंगे 27 हो जाएगा, पूरे का बट्टा 2। 2 से 30 को कट करेंगे 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 15 गुणे, यहाँ से लिख सकते हैं 15 गुणे 27, यहाँ से लिख सकते हैं 15 है गुणे 27। 15 में 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो गुणा करते हैं 15 गुणे 27, 15 तिया 45 और 450, 405 आना चाहिए। तो यहाँ पे 405 आएगा, क्योंकि 270 में 135 जोड़ दीजिए यानी 405 बिल्कुल सही है। तो यहाँ से कह सकते हैं कुल विकर्णों की संख्या कितनी आएगी, 405, एकदम सही है। तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चन बनता है और इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए यदि किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या अगर 30 है, 30 दिया हुआ है, वहां से पूछ ले कि प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोणों के मान के बीच में क्या रेशियो होगा, तो आप छठवां क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए प्रत्येक जो यहाँ पर दिया है, प्रत्येक अंतःकोण और यहाँ से अनुपात लगा दे और कह दे प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताइए क्या आएगा, प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या आएगा। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा कि प्रत्येक अंतःकोण को पहले रखेंगे तो 168 आया था और अनुपात के साथ लगा लेंगे 12 को, क्योंकि प्रत्येक बहिष्कोण 12 आया हुआ है। इसको काट लीजिए तो 12 से शायद ये पूरा का पूरा कट जाए, तो 12 कम 12, 12 चौके 48 और यहाँ से आ जाएगा 12 कम 12, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आ जाएगा आपका 14 संबंधे 1। इस तरीके से हम इसके आंसर को दे पाएंगे, बहुत इजी तरीके से दे पा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए बहुभुज वाला जो टॉपिक है इसको कराया जाएगा आपके सीट के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग ने क्या क्या देख लिया, तो जो लाइन और एंगल वाला टॉपिक है उसको मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे जिसका नाम होगा ट्रायंगल यानी त्रिभुज। अब त्रिभुज को देखा जाए कि त्रिभुज पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो त्रिभुज को पहले समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए त्रिभुज, यहाँ पे समझेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए यहां से त्रिभुज ट्रायंगल। अब देखिए त्रिभुज से जो क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन करने से पहले आपको ये जानना होगा, त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि त्रिभुज के कॉन्सेप्ट हमारे किस किस तरीके से होता है। अच्छा एक बात बताएं, बहुत बड़ी चीजें हैं। अगर मैं कह लूं कि बताइए अगर किसी के सामने त्रिभुज का डिफिनीशन पूछा जाए तो लोग डिफिनीशन ऐसे बताते हैं, तीन सरल रेखा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा मैंने बताया कि तीन सरल रेखा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर इसको दिखाना चाहे तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक सरल रेखा ऐसे हो गया, एक सरल रेखा ऐसे हो गया, एक सरल रेखा ऐसे हो गया। तो तीन सरल रेखाएं हैं, तीनों से कोई अगर मान लेते हैं कि जगह घिर जाए तो उस पूरी व्यवस्था को हम ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि आपके सामने त्रिभुज है। त्रिभुज के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसके वर्टेक्स यानी शीर्ष को अगर ABC मान लिया जाए तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगे, तो इसमें तीन कोण भी पाए जाते हैं। और एक चीज और समझ लें कि किसी भी बहुभुज में जितने साइड होते उतने एंगल होते हैं। यहाँ पे त्रिभुज में तीन भुजाएं तो तीन कोण भी पाए जाएंगे। अगर पूछ ले सभी कोणों का मान क्या होगा, योगफल क्या होगा, तो अभी पीछे मैंने डिस्कस किया था। इसके लिए फार्मूला लगाना होगा n-2 इंटू 180 और इस n की जगह पर आपको 3 रख लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन साइड हैं। तो 3 में से 2 जाए 1, 180 में 1 से गुणा 180 अंश,
यानी कि मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। अब यहाँ पर एक छोटा सा मेरे पास क्वेश्चन है कि जब इसका डिफिनीशन कहता है कि तीन सरल रेखा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो क्या तीन सरल रेखा दे दी जाए तो क्या त्रिभुज बन सकता है? तो आपके सामने अगर मैं रख लूं, यहाँ पर एक है 10 सेंटीमीटर, एक हो गया 12 सेंटीमीटर और एक हो गया 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे नीचे लिख दिया जाए कि क्या त्रिभुज बनाया जा सकता है, क्या त्रिभुज बन सकता है, क्या त्रिभुज बनाया जा सकता है। अब यहां पर देखिए आपके सामने है कि क्या इससे त्रिभुज बना सकते हैं। तो डिफिनेशन में तो ये बोला गया कि तीन सरल रेखा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब मैंने तीन सरल रेखा रख भी दिया, 10, 12, 25, क्या इससे त्रिभुज बना सकते हैं? तो देखिए पहले आपके सामने तीन सरल रेखा अगर आपके सामने हो तो हाँ या ना में जवाब नहीं देना है, पहले कंडीशन को चेक करना है। अगर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी भुजा मान लेते, मैंने यहाँ पे खींच दिया ए बी, और ए बी का मान मैंने मान लिया 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको एक 10 सेंटीमीटर भी खींचना होगा, तो 10 सेंटीमीटर भी खींच लीजिए, और इधर से खींचना होगा 12 सेंटीमीटर का, तो 12 सेंटीमीटर खींच लीजिए। आप देखेंगे कि इन तीनों भुजाओं से अगर त्रिभुज बनाने की कोशिश की जाएगी तो त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों साइड जाकर एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तो ये बंद आकृति नहीं बन पाएगा, क्योंकि डिफिनीशन कहता है कि तीन सरल रेखा से घिरी हुई या बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो बंद तो हुआ नहीं, इसलिए बंद नहीं हुआ तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। कई लोग सोचे रहे होंगे कि कैसे बंद नहीं हुआ भाई, तो पूरा का पूरा 25 है, इसको डाउन करते करते इसके ऊपर भी लाइए, डाउन करते करते इसके ऊपर भी लाइए, तब इन दोनों को जोड़ने पर 22 से हो रहा है, 25 नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो आंसर हमको देना है नहीं, इसका साफ आंसर होगा नहीं। अब इसको चेक करेंगे कि क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो फिगर बना के चेक करेंगे तो कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। इसके लिए देखिए क्या आता है निकल कर। त्रिभुज के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मान लेते कोई त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है और इसके साइड ए बी सी है, जैसे यहाँ पर ए बी और सी, तो याद रखिए पहला कंडीशन होता है कि त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं को जोड़ देंगे हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो फिर त्रिभुज हम बना सकते हैं। और एक ही बार नहीं, तीनों के लिए चेक करना, एक बार ए और बी को जोड़कर, एक बार इनको जोड़कर देखेंगे, अगर बड़ा हो गया तो दूसरा तीसरा को जोड़िएगा, फिर तीसरा चौथा को जोड़िएगा, हर बार तीसरे से बड़ा हो गया तो त्रिभुज बनेगा। आपका दूसरा हो सकता है कि अगर बी में सी को जोड़ दें, बी में अगर सी को जोड़ दिया जाए, या में बी में अगर सी को जोड़ दिया जाए तो यह ए से बड़ा हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन होगा कि अगर सी में ए को जोड़ दिया जाए तो बी से बड़ा हो जाएगा। तो कहा जाता है त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। एक बात और भी समझ लेंगे या करके कि अगर मान लेते हैं दो भुजाओं के बीच का अगर डिफरेंस आ जाए तो हमेशा तीसरी भुजा से छोटी हो जाती है। अगर मान लेते बी और सी है, इनका अगर डिफरेंस किया जाए तो यह तीसरी भुजा से छोटी हो जाती है। सी और ए के बीच का डिफरेंस लिया जाए तो तीसरी भुजा से छोटी हो जाती है। तो त्रिभुज के लिए ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो लीजिए त्रिभुज बनेगा, अगर नहीं फॉलो करता है तो बस त्रिभुज नहीं बनेगा। तो देख लीजिए क्या ये त्रिभुज बन पाएगा। अगर मान लेते हैं आपके सामने एक त्रिभुज हो गया, एक का मान 10 मान लिया, एक का मान 12, एक का मान 25, तो ए मान लीजिए 25 है, मान लीजिए 10 है, और सी मान लीजिए 12 है। इसका मतलब ए चाहिए वो सी से बड़ा होना चाहिए। तो ए का मान 25 और प्लस बी का मान 12, लीजिए 10 से बड़ा है, यानी वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन है कि बी प्लस सी जो है यह ए से बड़ा होना चाहिए। तो बी और सी यानी कि 10 प्लस 12, यानी कि ये किससे बड़ा होना चाहिए, 25 से। तो जैसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 आएगा, शायद जैसे आप जोड़ेंगे तो 22 आएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 22 ग्रेटर देन 25, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 25 से 22 बड़ा हो जाए ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 25 बड़ा होता है, 22 बड़ा नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां से देखें त्रिभुज के लिए क्या बातें हमको लिखनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर अगली स्टेप में कि त्रिभुज के, यहाँ पर त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल, त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल
दो भुजाओं का योगफल हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे मान लेते कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के ऊपर मान लेते बगल में आपके कुछ साइड दिए गए जैसे ए, बी और सी। तो पहला कंडीशन आएगा ए में बी को जोड़ेंगे तो सी से बड़ी होगी। दूसरा कंडीशन आएगा बी में अगर सी को जोड़ेंगे तो यह ए से बड़ी होगी। और तीसरा कंडीशन आएगा सी में अगर ए को जोड़ेंगे तो बी से बड़ी होगी। इसके बाद हम लोग त्रिभुज के अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब त्रिभुज का अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर समझ जाए कि त्रिभुज के किन्हीं भी त्रिभुज गड़बड़ हो गया। त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर। अब यहाँ पे दो भुजाओं का अंतर ले लेंगे तो क्या दर्शाएगा भाई? अब देखिए दो भुजाओं का अगर अंतर होगा तो छोटी हो जाएगी। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। तीसरी भुजा से छोटी होती है। तीसरी भुजा से छोटी होती है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक ट्रायंगल आ गया और इस ट्रायंगल में मान लेते हैं हमने साइड को रख लिया ए, बी और सी। तो इस बार a माइनस बी, ए और बी का डिफरेंस लेंगे तो ये छोटी हो जाएगी सी से। बी और सी का डिफरेंस लेंगे छोटी हो जाएगी ए से। और सी और ए का डिफरेंस लेंगे छोटी हो जाएगी बी से। यानी अब साफ साफ हम कह सकते हैं कि योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होगी और अंतर तीसरी भुजा से छोटी होगी। इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा त्रिभुज के लिए। तीसरा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, सबसे लाजवाब है। कहा जाता है कि त्रिभुज में या त्रिभुज के अंदर भी लिख लेंगे तो और भी सही रहेगा। त्रिभुज के अंदर सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी होती है। जैसे यहाँ पे समझेंगे, जैसे मान लेते कोई एक ट्रायंगल है, ऐसे कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मान लेते हैं कि मैंने कुछ साइड को रख लिया। जैसे मान लेते हैं कुछ साइड को रख लिया, जैसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और यहाँ पे मैंने यहाँ पर ले लिया मैंने कुछ कोण। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हमारा है 70 डिग्री, यहाँ पर ले लिया मैंने 80 डिग्री और ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री। याद रखें कि त्रिभुज के सभी कोणों के फल 180 अंश होना चाहिए, उससे ज्यादा ना निकल जाए। तो 8, 7, 15 और 80 सही है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि जो सबसे बड़ा कोण है इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटा जो कोण है उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ा तो 80 है तो उसके सामने वाली भुजा AC है। तो हम कह सकते हैं कि जो AC भुजा होगी, इसमें भुजा जो AC होगी वह सबसे बड़ी भुजा होगी। ये होगी सबसे बड़ी भुजा। आपसे भी पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। तो सबसे छोटी भुजा चलिए देखते हैं कौन सा निकल कर आएगा।
यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा कोण आपका 30 है, तो 30 के सामने वाली भुजा ए बी है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगा ये सबसे छोटी भुजा आपकी कहलाएगी। आपके सामने सबसे छोटी भुजा जो कहलाएगी वह कहलाएगी ए बी। तो यहाँ से क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग बताएं आंसर क्या निकल कर आएगा। तो यहाँ से अगर आपके सामने एक क्वेश्चन इस पर लगा दूं कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री, और आगे लिख लेते हैं हो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा बताएं। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा बताइए। सबसे बड़ी भुजा बताइए। देखिए इस पर मैंने एक क्वेश्चन लगाया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कोई कॉन्सेप्ट आएगा लगा के मैं आपको समझाते रहेंगे। अब इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए मान लेते हैं आपके सामने एक त्रिभुज हो गया ए बी और यहाँ पे सी, और बोला है कि एंगल ए इक्वल टू है 95, तो एंगल ए इक्वल टू ले लीजिए 95, और यहाँ से बोला एंगल बी इक्वल टू 40 है, तो यहाँ पे ले लीजिए 40। तो यहाँ से देखें एंगल ए इक्वल टू 95, एंगल बी इक्वल टू 40, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल, क्योंकि अंतः जितने भी कोण होते हैं या नहीं जानते तो जान लीजिए त्रिभुज के सभी अंदर वाले कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रख लीजिए 95, यहाँ पे 40, और एंगल सी की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे ऐड करेंगे 9 4 13 135 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल सी इक्वल टू 180। तो अब एंगल सी की वैल्यू अगर निकालना है तो 180 में से 135 माइनस कर लीजिए, और एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 45 बोले तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब कह सकते हैं कि इनके लिए एक अलग से हम बना लेता हूँ फिगर। ए बी और सी, ए का मान था 95, बी का मान था 40, और इसकी वैल्यू आ गई 45। अब मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो कोण है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, तो 95 के सामने वाली भुजा BC है। तो अगर आपसे पूछ ले बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो सबसे बड़ा जो साइड निकल कर आएगा वह आपका आएगा BC। अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटा साइड कौन सा आएगा, तो सबसे भुजा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे आप लगा लेंगे। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी भुजा आपकी BC हो जाएगी। और यहाँ पर जान लें कि सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, तो सबसे छोटी भुजा के लिए सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा, तो सबसे छोटा कोण 40 है, तो 40 के सामने AC है, तो यहाँ से हम AC लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि त्रिभुज के बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट को भी शुरू किया गया है। अभी पूरी की पूरी चीजें बाकी है त्रिभुज में, हम लोग समझेंगे अगले क्लास में त्रिभुज के हर एक कॉन्सेप्ट को। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए जोश खरोश के साथ। धन्यवाद।